हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहेगी। इस क्लास की टाइमिंग है शाम को 6 बजे। इसमें हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं डेली। शाम को 7 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है और शाम को 8 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें हम डेली टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। उसमें हमने 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। 25 क्वेश्चन कल कराए थे और 25 क्वेश्चन की वीडियो आज आपको देखने को मिलने वाली है 8 बजे। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट को करने का तरीका हमारा यही है कि हम उस क्वेश्चन को पूरा डिफाइन करके समझा करके आपको चलते हैं और आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना होता है कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू। अब देखिए, बहुत से बच्चों को उर्दू और हिंदी में कन्फ्यूजन होता है। हालांकि आप सभी को पता है कि भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हमारी हिंदी ही है, फिर भी आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है और आप उर्दू लगा बैठते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी एक नोटबुक में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पहली बार देखने को मिले या अक्सर आपसे गलत होते रहते हैं या फिर बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगते हैं आपको और उनकी संभावना होती है आपके एग्ज़ाम में आने की, तो उनको एक अलग नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए, जिससे उसको आप रिवाइज कर लो। तो ये होता है आपका प्लस पॉइंट। अब देखिए, अलग से कोई भी क्लास देखने की आपको आवश्यकता नहीं है कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, जीएस की तैयारी कैसे करें या अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कैसे करें। वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में ही बताता रहता हूँ। रीजनिंग कराता हूँ आपको तो बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका कौन सा होता है, किस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में ही बताता रहता हूँ, तो अलग से कोई देखने की ज़रूरत नहीं है वीडियो। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, डेली क्लास आपको लेनी है और आप महारत हासिल कर लोगे हिंदी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? अब देखिए, 95% बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको नोटबुक में नोट कर लेना है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 24। अब आपको बताना है कि संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं। तो जैसा कि हमारा ऑप्शन नंबर डी 24, तो संस्कृत भाषा में 24 शब्द रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो अभी तक आपने सिर्फ खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि पढ़ी होगी, कहीं भी शारदा लिपि और कुटिल लिपि नहीं पढ़ी होगी। तो अब आपको बताना है कि ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा मानक वर्ण है? अब मैंने आपको कराई थी वर्णमाला, 3 पार्ट में हमने आपको वर्णमाला कराई थी और ट्रिक भी बताई थी कि वर्णमाला को याद कैसे रख सकते हैं। तो ट्रिक के साथ आपको वर्णमाला कराई थी और बहुत अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कि आपको क्लास में ही वर्णमाला याद करा दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा कर के आप उसको देख सकते हो। तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि किस वर्ण को क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण, उच्छिप्त, ये सब चीज़ें आपको, संघर्षी, स्पर्श संघर्ष, सब समझा दिया था। लुंठित, प्रकंपित, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, और मानक वर्ण भी आपको बताए थे कि मानक वर्ण कौन से होते हैं। अब आपको बताना है कि ख, ध, झ या भ, तो इसमें से हमारा मानक वर्ण कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी झ, झ को बोला जाता है मानक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है?
अब बताना है कि नासिक्य व्यंजन कौन सा होता है, श, न्य, रे या जय। तो देखिए जो पंचमा अक्षर होता है उसको ही हम नासिक्य व्यंजन बोलते हैं। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तो इसके दो ऑप्शन ऊपर आ गए और दो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो मैं आपको पहले दो ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो बताना है आपको कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी ऋषि में बनती है रीरी, तो पहला तो हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत। तो ऋषि की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी के दो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें यही बताना था कि ऋषि किस तरह से लिखा जाता है। तो ऋषि हम पहले ही लिख चुके हैं, बाकी के दो ऑप्शन भी आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी ही बतानी है कि इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। अब आपसे पूछा गया है कि दीर्घायु कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही दीर्घायु सही है। इसमें पूरा रह दिया है और इसमें रह लास्ट में, और ये तो दीर्घायु है ना कि दीर्घायु। तो 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए आपसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नहीं वाले, क्योंकि आप पढ़ लेते हो थोड़ा सा कि उपसर्ग पूछा गया है कि कौन से शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग ला तो, लेकिन पूछा गया है कि उपसर्ग नहीं है, तो आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो अब बताना है कि उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय कराए थे, इनके पार्ट्स भी आपको समझाए थे। वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लेनी है, जैसा कि प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बताना है कि नियुक्त, नियुक्त में उपसर्ग है या प्रत्यय, उत्तम में उपसर्ग है, आकार में उपसर्ग है या समेत में उपसर्ग है। तो देखिए नियुक्त में भी उपसर्ग है, उत्तम में भी, उत प्लस के तम। अब देखिए अब बात आई नियुक्त की, तो नी प्लस के उक्त, तो ये हो गया नियुक्त। आकार आ प्लस के कार, बचा आपका समेत। तो समेत में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। अब प्रत्यय दो प्रकार के बताए थे, एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय से बने शब्द तद्धित प्रत्यय से बने शब्द कहलाते हैं आपके तद्धितांत, और कृत प्रत्यय से बने शब्द कहलाते हैं आपसे कृदंत प्रत्यय। अब आपसे कृत प्रत्ययों की संख्या पूछी गई है। अब आपको बतानी है कि कृत प्रत्ययों की संख्या 28, 30, 40 या फिर 50। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन को नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं कहीं रेयर कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लेखपाल हर किसी बच्चे का टारगेट होगा, और लेखपाल का एग्ज़ाम भी हर एक फिल करेगा। तो इसलिए ये लेखपाल लेवल का ही आपका क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हम इसको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ले सकते हैं इस क्लास को। तो देखिए हिंदी भी एक ही आएगी, रीजनिंग भी सेम आती हैं। तो ये क्लास जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड के लिए है, वो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड या लेखपाल, तीनों में से किसी के भी लिए भी ले सकते हो, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में हिंदी सेम ही है। बस अंतर सिर्फ इतना है, लेवल किसी में ज़्यादा पूछा जाता है और लेवल किसी में कम पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 28, इंग्लिश में 28 बोलते हैं और हिंदी में 28। तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है। अब आपको बताना है कि देशज शब्द कौन सा है, शरीर, तकदीर, आश्रय या कटोरा। तो जैसे ही आपने कटोरा पढ़ा होगा आपको फटाफट समझ आ गया होगा, जो हमारे देसी भाषा के शब्द होते हैं जिनको हम खुद से बना लेते हैं उनको बोला जाता है देशज। आपसे कल पूछा गया था कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन शब्दों को क्या कहते हैं। तो उन शब्दों को भी बच्चा हम देशज शब्द ही बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वयं के द्वारा बनाए हुए शब्द हैं, इनकी कोई उत्पत्ति का नहीं पता। तत्सम शब्दों संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव शब्द संस्कृत से परिवर्तित हुए शब्द हैं, और
संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिला करके जो बने हैं वो होते हैं संकर शब्द। बचिए देशज, तो देशज की कोई भी उत्पत्ति का पता हमको नहीं चलता क्योंकि ये हमारे द्वारा ही रचे हुए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा या फिर अव्ययीभाव समास होगा। तो देखिए यहाँ पर होगा आपका कर्मधारय समास। अब आपको तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास पे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कुछ बच्चों ने तत्पुरुष लगाया होगा, कुछ बच्चों ने कर्मधारय। तो मैं आपको बता दूं, अगर विशेषण की बात की जाती है, अगर विशेषण दिया होता है कि पहला शब्द जो कमल है, कमल की विशेषता कौन बता रहा है? नील, यानी कि नीला है जो कमल, तो कौन सा हो गया आपका? कर्मधारय समास। पहले विशेषण और विशेष्य किस में आते हैं? ये आपके आते हैं कर्मधारय समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? दो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, दो ऑप्शन फिर से आपके नीचे पहुँच गए। तो पहले हम इनको देख लेते हैं कि परीक्षा शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज। तो अब आपको बताना है कि परीक्षा शब्द कौन सा शब्द है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी आपको इस तरह का कक्षा वाला छः, पेट चीरा से, बड़ा से, इस तरह के ये शब्द दिखते हैं तो वहाँ पर वो शब्द होते हैं आपके तत्सम शब्द। तो परीक्षा कैसा शब्द हो गया? तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी कि तद्भव शब्द को पहचानना है। आधा, कोप, विद्या या व्योम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द है आपका आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पक्षी। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है? इनमें से एक पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के तीन पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो मैंने आपको बताया था द्विज पक्षी का पर्यायवाची होता है, शकुंत पक्षी का पर्यायवाची होता है, पखेरुभी पक्षी का पर्यायवाची होता है, लेकिन प्राणेश पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता। जब पर्यायवाची शब्द कराए थे तो मैंने आपको 200 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्दों के कराए थे और वो भी प्रैक्टिस कराई थी इनकी, और उसी में बताया था आपको एक क्वेश्चन के पर्यायवाची शब्द के साथ साथ 10 पर्यायवाची उसके साथ मैंने अलग से आपको बताए थे। तो अब आप समझ सकते हो कि किस लेवल के आपको पर्यायवाची शब्द करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो आपकी गलती है, तो गलती सुधारिए और जा कर के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं 200 क्वेश्चन में से जो एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, इन्हीं 200 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए और जा कर के वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस बनी हुई हैं आपके लिए। विलोम शब्द भी कराए हैं, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, खाली स्थान वाले, सब कुछ करा रखा है, बस जा कर के आपको देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम शब्द है? तो शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ। तो जितने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में भी आते हैं 90% प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। बाकी के जो बचे हुए 10% क्वेश्चन हैं वो आपके प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाएंगे। तो इसलिए बोला था आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। उससे आपका बेनिफिट ये है कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पहुँचता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो अनेकार्थी शब्द भी आपको करा चुका हूँ। तो सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं नारंग, या बड़े से वाला सारंग, या सड़ंग। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सारंग सर्प यानी सांप, मेघ बादल, और हरिण आपको बता चुका हूँ कि हरिण किसका पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची शब्द में भी आपको करा चुका हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हरिण किसका अनेकार्थी शब्द है या किसका पर्यायवाची शब्द होता है, या हरिण किसको बोलते हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक भी आपको कराए हैं। तो कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है, या अपदान कारक। तो आप इसमें सोचिए कि कौन सा कारक है। इतने मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने आपको कराए थे कारक, तो सिर्फ उसमें ये नहीं बताया था कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी
कि अगर आप बाज़ार जाते हो, वहाँ पर मोल भाव करते हो, तो कौन सा कारक आएगा, मोल भाव पूछने में कौन सा आएगा, मोल भाव बताने में कौन सा आएगा। तो ये तीनों में अलग अलग प्रकार से कारक आता है। अगर आपने बोला है कि 20 रुपये किलो आलू हैं, आपने पूछा कि आलू क्या रेट है, 20 के कितने आलू हैं, तो हर तरह से अलग कारक है। तो आपको देख लेना है जा कर के, क्योंकि मैंने प्रत्येक कारक के साथ 4-5 पहचान अलग से बताई हैं आपको, जो आपको कहीं भी देखने को मिलने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह घर से बाहर गया। तो देखिए, जब आप कहीं से अलग हो जाते हो तो वो हो जाता है आपके लिए अपादान कारक। तो वो घर से बाहर गया, तो यानी कि घर से चला गया, तो आपका यहाँ पर अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ये आपको बताना है। लड़कापन, लड़काई या लड़कपन। तो दोस्तों, एक ऑप्शन गायब है, तो उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि लड़के का भाववाचक संज्ञा होता है लड़कपन। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी। और डी ऑप्शन आपका ये रहा लड़काईपन, तो ये साफ साफ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, बार, तार, धार या हार। तो जहाँ भी आपसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछा करे, वहाँ पर आपको वाक्य में प्रयोग करके देख लेना है। मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी बताऊंगा। तो देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन जहाँ भी आपसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पूछता है, बहुवचन एकवचन पूछता है, वाक्य में प्रयोग करिए और फटाफट अपना आंसर लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार। हार स्त्रीलिंग शब्द भी है और पुल्लिंग शब्द भी है। देखिए, उसकी हार हो गई और वह हार गया, दोनों में हार आया है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि चाकू की धार, तलवार की धार, लेकिन तलवार का धार नहीं बोल सकते। तार टूट गया, आप कभी ये नहीं कहते हो कि तार टूट गई। इसी तरह से हार को आप बोल सकते हो कि उसकी हार हो गई, यानी स्त्रीलिंग, और वह हार गया, यानी कि पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 58। 58 है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है। अब रेखांकित कहाँ है, ये हमको देख लेना है। तो देखिए, उसका भेद बताना है आपको। वाक्य दिया गया है कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब इसमें तो कहीं रेखांकित किया ही नहीं गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो इसमें रेखांकित शब्द है, तो मैं उसको रेखांकित कर देता हूं। तो ये रहा आपका कुछ रेखांकित शब्द। तो कुछ में बताना है कि कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, जब मैंने आपको विशेषण कराए थे तब आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करके दी थी, कोई भी डाउट आपका नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पर देखिए, कुछ शब्द दिया गया है, तो कुछ से आपको कोई भी निश्चित नहीं है कि कितने हैं। और बच्चों की संख्या होती है, माप तोल नहीं होती। देखिए, माप तोल किसकी होती है, उनकी हाइट की, उनके वजन की, लेकिन बच्चों की माप तोल यहाँ पर नहीं बोल सकते। बच्चों की होगी गिनती, तो गिनती होती है संख्या की। और यहाँ पर कुछ हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्या वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निस्पृह। तो निस्पृह का अर्थ होता है जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, या जो प्रेरणावान हो। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत, यानी कि आपको बताना है कि अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो इच्छा रहित हो, जिसकी कोई भी इच्छा ना हो, उसको बोलते हैं निस्पृह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला वाक्य शुद्ध है। सबसे पहले, शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने के योग्य होती है। तो आपने देखा होगा कि चंद्रमा से सभी वाक्य सेम है, जितने भी चंद्रमा के आगे दिए गए हैं, कि चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि शरदकालीन होता है, शरद काल होता है,
तो देखिए 3 में शरतकाल दिया है, शरतकालीन बिल्कुल नहीं होता, तो ऑप्शन ए आपका इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है शरद काल के दिनों में या शरद काल में, शरद काल के दिनों में, तो बाकी के आपके बी और डी एक से लग रहे हैं। तो देखिए आप अब बी ऑप्शन टिक करो या ऑप्शन डी टिक करो, दोनों में सेम ही बात है, लेकिन यहाँ पर ना ही बी होगा और ना ही डी होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए काल तो अब यहाँ पर आपने काल भी लगा दिया और दिनों भी लगा दिए, तो यहाँ पर आपने कर दिया डबल, तो सिर्फ और सिर्फ शरद काल के दिनों में, ना कि शरद काल में, ना कि शरद काल के दिनों में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका निर्देश, पढ़ लीजिए कि दिए गए वाक्यों में से त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग को आपको टिक करना है। ए बी सी डी 4 पार्ट करके दिए हैं, अगर कोई से भी पार्ट में त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगी, तो मूर्ख होगी या मूर्खता होगी, तो ऑप्शन नंबर सी में आपकी गलती दी गई है। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उनके पिता की मृत्यु पर्यंत के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। तो देखिए यहाँ पर 62 क्वेश्चन में आपको पता भी चल गया होगा। देखिए मृत्यु पर्यंत यानी कि मृत्यु के बाद, तो के बाद आपका यहाँ ज़्यादा लगा दिया है, के बाद की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पिता की मृत्यु पर्यंत उनके चाचा उनके संग रहने लगे। अब आप बोलोगे कि सर हमने मृत्यु में से पर्यंत क्यों नहीं हटाया, कि उनके पिता की मृत्यु के बाद। अब देखिए जब हमको एक चीज़ पहले ही सही दे रखी है, उसके आगे कोई एक्स्ट्रा दी है, तभी तो हमको पता चला कि हाँ हमको एक्स्ट्रा दिया गया है, तो क्यों ना एक्स्ट्रा वाली चीज़ हटाई जाए। मृत्यु पर्यंत पूरा शब्द है, इसको रिप्लेस करने की बजाय अगले पार्ट में गलती कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में यहाँ पर गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, यह है किंकर्तव्य विमूढ़ होना या झगड़ालू होना। तो औंधी खोपड़ी यानी 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 64। 64 है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो देखिए साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका बी वाला ऑप्शन सही है, व्यापार वगैरह की कोई ऐसी बात नहीं है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी आए थे भजन करने और कपास ओटने बैठ गए, तो यानी कि जो कार्य करने आए थे उसको छोड़कर अन्य कार्य में लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। चारु चंद्र की चंचल किरणें कौन सा अलंकार है। अभी अभी हमने आपको अलंकार कराए थे, 3 पार्ट में आपको अलंकार कराए हैं और 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किए हैं, आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़ी वीडियो होंगी, 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किए हैं क्योंकि आपको समझाने का तरीका जो आपको समझाया गया है, PDF बनाई गई है, इसी तरह से 4-5 बुक्स से इकट्ठा करके इस कंटेंट आपके लिए सरल भाषा, सरल लैंग्वेज करके, कि जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। तो डेफिनेशन अपने शब्दों में परिवर्तित करके मैंने आपके लिए लिखी है। जिस तरह से आपसे डेफिनेशन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो डेफिनेशन भी दी गई है। जहाँ पर बिना डेफिनेशन और सिर्फ पहचान से काम चला, वहाँ पर पहचान से काम चलाया है। हमारा मकसद है सिर्फ आपको समझाना और आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल ठीक कराना। तो उसी प्रकार से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलंकार कराए हैं। आप लोग बोलते थे कि सर बहुत डाउट रहता है अलंकार में, तो मैंने वो चीज़ें एक साथ रखी हैं जिस जिस अलंकार में आपको डाउट होता है, जैसे संदेह अलंकार और आपका आता है एक भ्रांतिमान अलंकार, तो उन दोनों को साथ में रखा। उपमा अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इनको सबको एक साथ में रखा। तो इस तरह से आपको जिनमें कन्फ्यूज़न होता है उन दोनों में आपको कंपेयर किया है उन दोनों को, और उनमें अंतर बताया है
कि आप उन दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लेनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी टॉपिक वाइज। सबसे लास्ट में वही मिलेंगी आपको अलंकार की वीडियो। उसके बाद अलंकार की आपको प्रैक्टिस कराई है, तो वहाँ पर जाके आपको उनको देखने के बाद प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेना है, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चल जाए। तो बताना है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, वक्रोक्ति या श्लेष अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार ही हो जाएगा। च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, चारु, चंद्र, चंचल, तो च वर्ण की बार बार आवृत्ति, तो आपका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 से 67 पद्यांश को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए। अब आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद आपको दिया गया है। रस, छंद, दो चीज़ें आपकी रह रही हैं, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। अलंकार की वीडियो पर आपने बहुत कम प्यार दिखाया, इसलिए मैंने आपके लिए रस और छंद की वीडियो नहीं बनाई है। अगर आपको पसंद आती हैं तो उनको प्लीज़ शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए, जब मैं ही मोटिवेट नहीं रहूँगा तो फिर आपके लिए अच्छा कंटेंट कहाँ से लेके आऊँगा। जितना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा उतनी खुशी के साथ, उतनी मेहनत के साथ और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। तो हर प्रकार से प्रत्येक सूरत में आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए अपना फटाफट आंसर कीजिए। फूली डाले सुकुस ममई, तिये की देख आंखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। हरिगीतिका, मंदाक्रांता, मालिनी या दोहा। अब इनका हमको कैसे पता चलेगा, जब हमको पता होंगी मात्राएं और हमको लगानी आती होंगी इन पर मात्रा। तो देखिए, सारी की सारी मात्राएं आपको मैं एक ही वीडियो में करा दूंगा। रस तो बहुत आसान होते हैं, तो रस, छंद, ये दोनों चीज़ बहुत आसानी से आपको बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका है मंदाक्रांता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहे बैठी कारी घटा देख न्यारी, बिहारी 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 रटे जू। यानी कि बार बार बिहारी बिहारी ही रटे जा रही है। मात्रा लगानी है और आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिए गए हैं 6, 7, 10। एक ऑप्शन फिर भी गायब है आपका, तो आपको बता देना है ऐसे ही 6, 7, 9 या फिर 10। अब आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। रस में, काव्य में रस माने जाते हैं आपके 9, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी ही नहीं दिया गया है, तो एक नोट कर लीजिए मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ पर देखिए 9 ऑप्शन उसका दे दिया गया है, यानी कि जब PDF कन्वर्ट की थी मैंने तो वहाँ पर ऑप्शन इधर उधर हो जाते हैं। ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन हैं। कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन हैं, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, राजेंद्र अवस्थी या मनोहर श्याम जोशी। तो देखिए, इस तरह की जो रचनाएं होती हैं और आपके क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का, इसलिए मैंने ये रचना आपके लिए यहाँ पर रखी है, क्योंकि कांस्टेबल की तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कमलेश्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 71 to 75 ये आपका पैसेज दिया गया है, आपको पैसेज पढ़ लेना है गद्यांश, उसके बाद आंसर देने हैं। तो आज मैं आपको पैसेज पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर जिसको वीडियो नहीं जिसको पैसेज नहीं करना है तो प्लीज़ पैसेज को लास्ट में रखिए, वो वीडियो को स्किप कर सकता है या छोड़ के जा सकता है यहीं से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके लिए गद्यांश भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस चीज़ को आप आसान समझते हो वही आपको एग्ज़ाम में ले डूबती है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए।
प्रैक्टिस से ही आप सक्सेस हो पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो किसी भी चीज़ की तो उसको आप भूल जाओगे। तो आप पहले एग्ज़ाम में जाकर के आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, लेकिन यहाँ वीडियो में मैं आपको पहले पैसेज पढ़ के दिखाता हूँ, समझाता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं अपना गद्यांश। तो गद्यांश है आज का हमारा कि बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो देखिए ये आपके लिए ज्ञान देने वाला भी पैसेज है, इससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। कहा गया है कि बातचीत करते समय शब्दों के चयन यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे क्या बोल रहे हैं, उससे कहीं किसी को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, तो इसीलिए शब्दों के चयन की बात की गई है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त एवं महान बनाते हैं। अब महान किसको बनाएंगे? तुमको ही बनाएंगे। अगर तुम बहुत विनम्र, बहुत शांतिशील तरीके से बात करते हो तो कोई भी बोलेगा कि वो तो बहुत अच्छा है। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा न हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बातचीत से केवल विचार ही स्पष्ट नहीं हो जाते हैं, बातचीत करने से व्यक्तित्व भी, ये इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, वो सब चीज़ें आपकी बातों से ही स्पष्ट हो जाती हैं। अतः शिक्षक वर्ग के शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। जो शिक्षक वर्ग हैं, जैसे कि मैं हूँ, जो आपके टीचर्स लोग हैं, जो अध्यापक हैं, उनको जो शब्दों का चयन है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है जो अपने व्यक्तित्व, अपनी शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ देता है। तो छाप छोड़ने से मतलब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो वो आप सीख रहे हो, तो छाप छोड़ने का मतलब यही है कि जो मैं बोलता हूँ वो आप सीखते हो, तो मुझे बहुत सावधानी पूर्वक बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरे जो बताए हुए कदम हैं उन्हीं पर आप चलोगे तो मैं अगर आपसे अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा तो आप अच्छे अच्छे काम करोगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको सभी से बहुत ही विनम्रतापूर्वक बातें करनी चाहिए। तो आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो सुनकर इधर से सुना और इधर को निकाल दिया, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो इस बात की महत्ता को समझेंगे कि सर ने ऐसा क्यों बोला है, अगर ऐसा बोला है तो इसमें कुछ ना कुछ हमारी ही अच्छाई होगी। तो वो बच्चे हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं जो अपने शिक्षक का मान रखते हैं और उनकी प्रत्येक बात को सुनते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक होता है, एक राजनेता होता है, साहित्यकार होता है, अभिनेता होता है या कवि होता है? तो अभी अभी लास्ट पंक्ति में आपको बताया गया था कि शिक्षक एक अभिनेता होता है जिसके शब्दों की छाप उसके शिष्य पर रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो बातचीत में हमको अप्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, प्रचलित, क्लिष्ट या रहस्यमयी। तो देखिए बातचीत में हमको प्रचलित भाषा, प्रचलित, अगर हम देखिए इधर हैं उत्तर प्रदेश की तरफ है, तो जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एरिया हो गए, जैसे मुरादाबाद हो गया, कानपुर हो गया। अब देखिए जब आप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर साइड जाओगे तो उसकी भाषा अलग है। आप अगर इधर की साइड बात करते हो, मुरादाबाद साइड आते तो इधर की भाषा अलग है, संभल साइड की भाषा अलग है। तो मतलब प्रत्येक स्थान की भाषा अलग अलग देखने को मिल जाएगी। जब आप एक छोटे स्तर पर देखते हो तो अब आप देखते हो कि जो बोलते हैं कि यानी कि दक्खन के लोगों की भाषा बहुत अलग है, जो यादव लोग होते हैं उनकी भाषा अलग है। तो देखिए प्रचलित भाषा का मतलब वही है कि ऐसा नहीं है कि जानते तो हिंदी हैं और आप बात करने लगो इंग्लिश में, तो उसको फिर क्या समझ आएगा। क्लिष्ट भाषा, क्लिष्ट यानी कठिन भाषा, ऐसे शब्द जो समझ में भी ना आए, जिनका अर्थ आपको देखना पड़ता है। तो ऐसी क्लिष्ट भाषा या रहस्यमयी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बातचीत में प्रचलित भाषा जो सामने वाले को आसानी से समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए
सोच समझ कर बोलना चाहिए, शिक्षक वर्ग को ज़्यादा बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे बोलना चाहिए, तुरंत कुछ भी बोल देना चाहिए। तो आपको बताया गया था कि शिक्षक वर्ग को बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्यों का भी आप समझते हो, मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों है, इसका भी आपको अर्थ पता है कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट है कि बातचीत में आदान प्रदान होता है केवल विचारों का, केवल भाषा का, केवल व्यक्तित्व का, या विचारों एवं व्यक्तित्व का। तो मैंने आपको बताया था कि बातचीत में सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, उसके साथ साथ व्यक्तित्व का भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पैसेज कितना आसान था, लेकिन कितना ज्ञान देने वाला था, कितना कुछ आपको सिखा के जाएगा, कितनी नॉलेज आपको दे रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि गद्यांश भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब सबसे मेन बात आती है शीर्षक की। जब आपसे शीर्षक पूछा जाता है तो अक्सर आप गलती करते हो, क्योंकि आपको ध्यान से गद्यांश होता है, आप उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो कि किस बात पर फोकस किया जा रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे आप कैसे उठा सकते हो बिल्कुल सही शीर्षक। तो बातचीत की कला, ये इसका शीर्षक होगा। शब्दों का चयन, साहित्यिक भाषा, या व्यक्तित्व का प्रभाव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक बार शब्दों के चयन पर गौर दी गई है। शब्दों के चयन से ही हमारे व्यक्तित्व पता चलता है, शब्दों के चयन से ही विचारों का पता चलता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दों का चयन। तो दोस्तों ये थे आज के आपके कुछ हिंदी के क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपके लिए और आप ही के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्त। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।